हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग मेटलर्जी ख़त्म कर चुके हैं। अब मेटलर्जी के बाद हम लोग का देखा जाए तो नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोग को देखना है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है ये भी हम लोग का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अब डिटेल से पढ़ना शुरू करेंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, में से अगर देखा जाए मार्क्स की बात करें तो 5 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में अगर देखा जाए तो इससे 5 मार्क्स का हम लोग क्वेश्चन आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अगर हिंदी में देखें तो हम लोग कहते हैं इसको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अगर हिंदी में देखें तो हम लोग इसको कहते हैं उप सहसंयोजन। उप सहसंयोजन, उप सहसंयोजन यौगिक, ध्यान रखना है। हम लोगों को देखें अगर तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हिंदी में हम लोग कहते हैं उप सहसंयोजन। ठीक है, अगर इसका हिंदी लिखें तो ये हम लोग का होता है उप सहसंयोजन यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखा जाए तो हम लोगों को सबसे पहले लिखा गया है इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सही है भाई, पहले हम लोग को इंट्रोडक्शन ही स्टार्ट करना है। इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। नहीं, समझते हैं। जैसे हम लोग कंपाउंड्स लिखा हुआ है, नहीं कंपाउंड्स मतलब यौगिक हम लोग को लिखा हुआ है। यहाँ पर हम लोगों को यौगिक लिखा हुआ है, मान लो कंपाउंड्स का हिंदी हो गया हम लोग का यौगिक। अब यहाँ पे नॉर्मल कंपाउंड्स यानी कि साधारण यौगिक, नॉर्मल कंपाउंड्स का मतलब हो गया यहाँ पर साधारण यौगिक। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो अभी तो इसका हिंदी लिखे थे हम लोग उप सहसंयोजन यौगिक, ध्यान रखना है। उप सहसंयोजन यौगिक कहते हैं उसको। अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें इसमें कि साधारण यौगिक जो होते हैं और हमारे पास जो उप सहसंयोजन यौगिक होते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है थोड़ा बहुत। नहीं, तो सबसे पहले लिखने में जो डिफरेंस है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे देखो, तो नॉर्मल यौगिक का एग्जांपल लें, अगर नॉर्मल कोई सॉल्ट का एग्जांपल लो तो NaCl, KCl, नहीं MgCl2 या MgBr2, इस तरह से आप नॉर्मल कंपाउंड को लिखते हो, ध्यान रखना है। नहीं, या एल्युमिनियम सल्फेट लिखना हुआ तो Al2SO4 का होल 3, ध्यान रखना है। तो ये जो कंपाउंड हम लोग लिख रहे हैं NaCl, KCl, MgBr2, Al2SO4 का होल 3, ये सब हमारे लिए क्या है, साधारण यौगिक है। ये सब हमारे लिए क्या है, साधारण यौगिक के एग्जाम्पल हैं। अब साधारण यौगिक सबसे लिखते हैं हम लोग। अगर उप सहसंयोजन यौगिक को देखा जाए तो वो कैसे लिखा रहता है, ठीक है, हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन पहले समझो कि उप सहसंयोजन यौगिक कहीं अगर लिखा हुआ है तो वो किस फॉर्म में लिखा रहता है। तो वो लिखा रहता है ऐसा, A4FeCN का होल 6। देख रहे हो, यहाँ पर यूज क्या कर रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पर क्या यूज कर रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है वो पहले बाद में समझेंगे, पहले समझना है कि दोनों के लिखने में क्या डिफरेंस है। साधारण यौगिक को कैसे लिखते हैं भाई, तो ये सब साधारण यौगिक दिखाई दे रहे हैं। नहीं, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनको कैसे लिखा रहता है, कैसे हम लोग पहचानेंगे, और कहीं लिखा हुआ है तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि यह यौगिक साधारण है, यह यौगिक कॉम्प्लेक्स है। नहीं, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे, अगर कोई भी यौगिक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो सामान्यतः वह यौगिक क्या होगा, कॉम्प्लेक्स यौगिक होगा, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा। ध्यान रखना है, हाँ ये हम बार बार कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं तो ये भी ध्यान रखिएगा। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहा जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता था, अब उनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जाता है। तो हम दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हिंदी में बोलें तो इनको बोला जाता है संकुल यौगिक। इनको हम लोग बोलते हैं संकुल यौगिक, ध्यान रखना है। तो ये आपके संकुल यौगिक हैं, ध्यान रखना है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सहसंयोजन कैसे लिखा है, K4FeCN6। जैसे मान लो हम यहाँ से लिख रहे हैं
ओ का होल 4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। ये हम लोग का हो गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ध्यान रखना है। आप यहां से लिख रहे हो FeO का होल 5 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड, ध्यान रखना है। तो देख रहे हो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को लिखने का तरीका क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो पहले तो हम लोगों को कोई भी चीज लिखा हुआ ही मिलता है, नहीं तो अगर कोई भी चीज लिखा हुआ मिलता है तो उसमें देखना है, पहले पहचानना है कि अगर कोई चीज लिखा हुआ है, कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो वो साधारण यौगिक का फॉर्मूला लिखा हुआ है कि संकुल यौगिक का फॉर्मूला लिखा हुआ है, हम कैसे पहचानेंगे। नहीं तो साधारण यौगिक नॉर्मली हम लोग को इस तरह से लिखे जाते हैं, इसमें स्मॉल ब्रैकेट का यूज होता है, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज नहीं होता है। नहीं, लेकिन जैसे ही हम लोग संकुल यौगिक के बारे में आएंगे या उप संयोजन यौगिक के बारे में देखेंगे कि उनके लिखने का तरीका क्या है, तो उनके लिखने का तरीका कुछ अलग ही है, ध्यान रखना है। ठीक है, वो कैसे हम लोग का लिखाता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखाता है। तो ये पहले लिखने के तरीके से आप पहचान जाइएगा कि कौन हमारा साधारण यौगिक है और कौन हमारा संकुल यौगिक है, आप ऐसे पहचान सकते हैं। अब हम लोग को ध्यान रखना है, जैसे ये हम जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं, NaCl, KCl, MgBr2, ये सब हमारे क्या है, सॉल्ट है। नहीं, ये सब हमारे क्या है, नमक है, सॉल्ट है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, नहीं ध्यान रखना है, तो ये भी हम लोग को दो या दो से ज्यादा नहीं सिंपलर कंपाउंड्स को या स्टेबल कंपाउंड्स को मिलने से ही बनते हैं, ध्यान रखना है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है ये भी हम लोग के दो या दो से ज्यादा जब स्टेबल कंपाउंड आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से ही ये कंपाउंड हम लोग के बनते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के केस में कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हम लोगों के लाइफ में। जैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो आप देख सकते हो कि जो क्लोरोफिल हम लोग को बात करता है, नहीं जिसके कारण पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, जो ग्रीन पत्तियां होती हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो उस क्लोरोफिल में अगर देखें तो क्लोरोफिल एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, एक संकुल यौगिक है जो पेड़ पौधों के पत्तियों में पाया जाता है। तो क्लोरोफिल एक संकुल यौगिक है। नहीं, अब उस संकुल यौगिक किसका संकुल यौगिक है भाई, नहीं किस धातु का संकुल यौगिक है। नहीं, तो हम लोग को देखा जाता है कि क्लोरोफिल जो है वो मैग्नीशियम का संकुल धातु है, सॉरी मैग्नीशियम का संकुल यौगिक है, मैग्नीशियम धातु का संकुल यौगिक है, ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे हम लोग देखें अगर तो हम लोग बात करते हैं हम लोग के बॉडी में हेमोग्लोबिन होता है। नहीं, तो हेमोग्लोबिन जो है ये भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। हेमोग्लोबिन क्या है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। और हेमोग्लोबिन जो है ये किस धातु का संकुल यौगिक है, नहीं तो ये आयरन धातु का संकुल यौगिक है। इसका है बाबू, आयरन धातु का संकुल यौगिक है, ध्यान रखना है। तो बहुत सारी चीजें हैं नहीं हम लोग के लाइफ में जो कि कॉम्प्लेक्स हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, वो क्या है, कॉम्प्लेक्स हैं। तो उन्हीं सब के बारे में हम लोग को डिटेल से, उन्हीं सभी कंपाउंड्स के बारे में, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग को डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां से हम लोग देखें अगर तो हम लोग को सबसे पहले लिख रहा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, यानी उप सहसंयोजन रसायन। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का मतलब हो गया उप सहसंयोजन रसायन। ठीक है, तो उप सहसंयोजन रसायन का मतलब क्या हो गया देख लो। तो क्या बोल रहा है, ये जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, अगर हम बात करते हैं उप सहसंयोजन, अगर हम बात करते हैं उप सहसंयोजन रसायन की, तो हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि उप सहसंयोजन रसायन जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। तो अगर ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है बाबू, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्या कहते हैं, अकार्बनिक रसायन। नहीं, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उप सहसंयोजन रसायन के बारे में, ठीक है, उप सहसंयोजन यौगिकों के रसायन के बारे में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अकार्बनिक रसायन के जो हम लोग का होता है केमिस्ट्री का, जो अकार्बनिक रसायन वाला भाग है, उसी में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उप सहसंयोजन यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो वही चीज लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि अकार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम संकुल यौगिकों या
उप सहसंयोजन यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं उसी शाखा को उप सहसंयोजन रसायन कहते हैं। ध्यान रखना है, ठीक है। तो अकार्बनिक रसायन की वह शाखा, अकार्बनिक रसायन का ही ये भाग है। तो अकार्बनिक रसायन की वह शाखा जिसमें हम उप सहसंयोजन यौगिक या उसी को संकुल यौगिक कहते हैं, उप सहसंयोजन यौगिक या संकुल यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं, उसी शाखा को हम लोग क्या कहेंगे, उप सहसंयोजन रसायन कहते हैं। ध्यान रखना है। तो वही पूछता है कि उप सहसंयोजन यौगिक हम लोग कहाँ पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है, ठीक है। इतना बात आप समझ रहे होंगे। आगे आ जाओ। अब यहां से हम लोग का अगला टॉपिक आया कि ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनको हम संकुल यौगिक कह रहे हैं, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ही एक और नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको हिंदी में हम उप सहसंयोजन यौगिक कह रहे हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है क्या कि जो संकुल यौगिक हैं, ये किसे हम लोग किनको संकुल यौगिक कहते हैं, ठीक है। कैसे कंपाउंड को हम लोग संकुल यौगिक कहते हैं। तो क्या लिख रहा है, पढ़ते हैं हम लोग इसको। लिख रहा है कि वैसे यौगिक जो संकुल अंग, वैसे यौगिक जो संकुल अंग या संकुल आयन रखते हैं, ध्यान रखना है, संकुल यौगिक या उप सहसंयोजन यौगिक कहलाते हैं। ध्यान रखना है। ये क्या बोल रहा है कि वैसे यौगिक जो संकुल अंग या संकुल आयन रखते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है, संकुल यौगिक या उप सहसंयोजन यौगिक कहलाते हैं। समझते हैं इस बात को। देखो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था K4 FeCN का होल 6, और मैंने कहा था कि ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसलिए ये जो कंपाउंड है ये क्या है भाई, तो ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये एक संकुल यौगिक है। ध्यान रखना है, ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। K4 FeCN6 जो है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया कि इसको स्क्वायर ब्रैकेट में जनरली जो कंपाउंड लिखे रहते हैं वो लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को दर्शाते हैं। तो ये कंपाउंड हम लोग क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब ध्यान रखना है कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये जो भाग है आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, नहीं, इसी भाग को हम लोग कहते हैं संकुल भाग। इसी भाग को हम लोग कहते हैं संकुल भाग, या इसी को कहते हैं संकुल आयन। इसी को हम लोग कहते हैं संकुल भाग या संकुल आयन। तो हम लोग को ये तो समझ में आ रहा है पहले, अभी हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे, हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कैसे पहचानेंगे। तो जनरली जो कंपाउंड स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे रहते हैं, नहीं, जिस कंपाउंड के फॉर्मूला में स्क्वायर ब्रैकेट दिखाई दे, जनरली वो कंपाउंड क्या होता है हम लोग का, तो वो कंपाउंड जो होता है हम लोग का वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, ठीक है। अब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कौन से भाग को संकुल भाग या संकुल आयन कहेंगे, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मूला में जो भाग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मूला में जो भाग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है, उसी भाग को हम संकुल भाग या संकुल आयन कहते हैं। ध्यान रखना है। अब पढ़िए, समझ में आएगा। वैसे यौगिक, तो ये हमारा पूरा यौगिक हो गया K4 FeCN6। वैसे यौगिक जो संकुल अंग या संकुल आयन रखते हैं, नहीं, संकुल अंग या संकुल आयन रखते हैं। तो ये जो हम फॉर्मूला लिखे हुए हैं इसमें स्क्वायर ब्रैकेट है कि नहीं है, तो है। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला भाग है किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, उसी स्क्वायर ब्रैकेट वाले भाग को हम संकुल भाग या संकुल आयन कहते हैं। तो जिस फॉर्मूला में ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला भाग रहेगा, नहीं, जो फॉर्मूला ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला भाग कंटेंट करेगा, रखेगा, उसी यौगिक को हम लोग क्या कहेंगे भाई, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहेंगे, संकुल यौगिक कहेंगे, या उप सहसंयोजन यौगिक कहेंगे। ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे हम लोग को बोल दिया कि यहाँ पर देखो तो NiCO का होल 4 हम लिख रहे हैं, तो NiCO का होल 4 लिख रहे हैं, तो इसमें स्क्वायर ब्रैकेट है कि नहीं है, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, कहलाएगा। ये हम लोगों का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाएगा। ध्यान रखना है। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाएगा, नहीं, क्योंकि इसमें स्क्वायर ब्रैकेट है। ध्यान रखना है। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस भाग को हम लोग को ये बोल रहा है कि आप कॉम्प्लेक्स पार्ट बोल सकते हो, नहीं, कॉम्प्लेक्स पार्ट बोल सकते हो, या कॉम्प्लेक्स आयन बोल सकते हो, यानी संकुल भाग या संकुल आयन आप इसको बोल सकते हो। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो यहां से हम लोग को ये समझ में आया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहेंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहेंगे, तो वैसा यौगिक,
वैसा यौगिक जिसमें संकुल भाग या संकुल आयन उपस्थित हो, उसी यौगिक को नहीं हम लोग क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं यानी उप सहसंयोजन यौगिक कहेंगे। ठीक है, अब सवाल ये उठता था कि संकुल भाग पहचानेंगे कैसे, तो बड़ा आसान है, हम लोग बोले कि संकुल भाग कैसे पहचानेंगे, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो फॉर्मूला लिखा होता है उसमें जो भाग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उपस्थित रहता है उसी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, संकुल भाग या संकुल आयन कहते हैं। ठीक है, अभी और इसका डिटेल हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एक और डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे जस्ट आगे, फिलहाल के लिए अभी हम लोग ये समझ लेते हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि अच्छा ये संकुल अंग या संकुल आयन जो है ये क्या है, नहीं इसको समझने की कोशिश करते हैं। संकुल अंग ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो है इसका क्या मतलब है, कोई पूछ दिया कि भाई संकुल अंग को परिभाषित करो या संकुल भाग को परिभाषित करो, तो आप कैसे परिभाषित करेंगे, तो अब उसके बारे में थोड़ा समझा जाए। देखो देखा जाए, यहां से देखा जाए तो संकुल अंग या संकुल आयन कॉम्प्लेक्स पार्ट या कॉम्प्लेक्स आयन जो है, अब उनके बारे में हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। देखो तो पहला पॉइंट क्या लिख रहा है, देख लिखा रहा है यहां पर कि संकुल अंग या संकुल आयन स्क्वायर ब्रैकेट में उपस्थित रहते हैं। नहीं यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मूला दिया हुआ है तो संकुल अंग या संकुल भाग को आप कैसे पहचानेंगे, तो वो भाग कहाँ रहता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उपस्थित रहता है, पहला पॉइंट। नहीं जैसे हम लोग को दिया गया यहाँ से एग्जाम्पल K4FeCN6, तो कोई पूछता है कि इस फॉर्मूला में हम लोगों का कौन सा पार्ट जो है वो संकुल भाग है, तो ये वाला पार्ट जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है यही पार्ट हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट कहलाएगा। ठीक है, ये तो पूरा का पूरा हम लोग का स्क्वायर ब्रैकेट ही है, तो यही वाला पार्ट जो होगा यही वाला पार्ट हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट कहलाएगा जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहता है। चलो अब इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की कहानी को डिटेल करते हैं, क्या लिख रहा है, लिख रहा है क्या कि इस स्क्वायर ब्रैकेट में एक, इस स्क्वायर ब्रैकेट की अब बात कर रहा है, तो इस स्क्वायर ब्रैकेट में एक केंद्रीय धातु तथा उसके साथ लिगंड उपस्थित रहते हैं, ध्यान रखना है। अब समझने की कोशिश करो क्या कर रहा है, जैसे आप फॉर्मूला लिखे K4, यहाँ आप फॉर्मूला लिखे Fe, यहाँ आप फॉर्मूला लिखे Cn और यहाँ फॉर्मूला लिखे होल 6, K4FeCN का होल 6। अब समझने की कोशिश करो, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसी स्क्वायर ब्रैकेट को तुम क्या कह रहे हो, संकुल भाग, इसी स्क्वायर ब्रैकेट को तुम कह रहे हो संकुल भाग। अब इस संकुल भाग का प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं भाई कि इसमें क्या क्या है, तो इसमें ये वाला जो आयरन आपको दिख रहा है, तो आयरन आपका क्या है, मेटल। नहीं तो इस आयरन को ये कह रहा है कि हम लोगों का जो संकुल भाग होता है उसमें एक मेटल प्रेजेंट रहता है, वन मेटल, इसमें एक मेटल प्रेजेंट रहता है। नहीं और मेटल के साथ ये जो आपको Cn दिख रहा है, इस Cn को ये क्या नाम दे रहा है, एक नया नाम दे रहा है लिगंड, इसको हम लोग का नाम दिया जा रहा है इसको लिगंड, ध्यान रखना है, जिसको आप इंग्लिश में LIGAND कह सकते हो, तो ये आपको लिगंड मिल जाएगा, ध्यान रखना है। तो हम लोग K4FeCN6 में FeCN6 जो स्क्वायर ब्रैकेट में है वो हमारा संकुल भाग है। अब इस संकुल भाग के अंदर क्या क्या है भाई, तो इसमें एक मेटल प्रेजेंट रहता है, नहीं और मेटल के साथ जो स्पेसीज प्रेजेंट रहते हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, लिगंड कहेंगे। अब समझेंगे सबको कि लिगंड क्या है, सब बात समझेंगे, नहीं लेकिन फिलहाल के लिए समझना है कि स्क्वायर ब्रैकेट वाला भाग संकुल भाग कहलाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक धातु उपस्थित रहता है और धातु के साथ जो स्पेसीज उपस्थित रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, लिगंड कहते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग इस तरह से नाम याद करते चलेंगे, फिर हम लोग का सब समझ में आया कि लिगंड क्या है, नहीं ये धातु क्या है, सब समझ में आया हम लोग को आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग को पहला पॉइंट समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लो NiCO4 ही दिखा हुआ था, ये भी लिखा है कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है NiCO का होल 4, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, नहीं और यही कॉम्प्लेक्स पार्ट है, तो इसमें देख लो एक मेटल है कि नहीं है, ये एक मेटल है, ध्यान रखना है, और CO जो मेटल के साथ उपस्थित है उसे क्या कहेंगे, लिगंड कहेंगे, तो ये हमारा लिगंड उपस्थित है। नहीं तो कोई भी पूछता है कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर क्या रहता है, तो कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर एक मेटल रहता है, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर क्या रहता है, तो एक मेटल रहता है और उस मेटल के साथ बहुत सारे लिगंड उपस्थित रहते हैं। देख रहे हो मेटल तो एक ही है लेकिन लिगंड देख रहे हो, यहाँ पर लिगंड कितने हैं, 6 हैं, यहाँ पर लिगंड कितने हैं, 4 हैं, ध्यान रखना है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स पार्ट किसे कहेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट वाले को। कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर क्या रहता है, तो एक मेटल रहता है और मेटल के साथ जो स्पेसीज रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें लिगंड कहते हैं।
ठीक है, आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो तो यहां पर देखा जाए तो जैसे हम लोग मान लो एग्जांपल ले रहे थे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एग्जांपल लिए NiCO का होल 4, ये हम लोग लिए NiCO का होल 4, ये हम लोग का दिया गया। अब इसमें आपके पास क्या है, निकल है, ध्यान रखना है, इसमें आपके पास क्या है, निकल है। नहीं, अब निकल के साथ देखा जाए तो कितने सीओ हैं बाबू, 4 सीओ हैं। नहीं, तो हम 4 सीओ को मान लो अभी ऐसे अरेंज करते हैं, यहाँ पर हम चलो जैसे हम 4 सीओ को यहाँ पे अरेंज करते हैं, ऐसे अरेंज करते हैं, ध्यान से देखो। कुछ इस तरह से हम लोग का फिगर इसका मान लो बना दिया, कुछ इस तरह से हम लोग का फिगर इसका बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें तुमको क्या दिखाई दे रहा है, इसी को हम फैला के यहाँ पर लिख दिए। नहीं, तो तुमको कुछ दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा कि यहाँ पर जो तुम्हारा निकल है, नहीं, ये लिगांड से घिरा हुआ है। नहीं, ये क्या हुआ है, लिगंड से घिरा हुआ है, ठीक है। और लिगंड से घिरा हुआ है और इन सभी लिगंडों के बीच में उपस्थित है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो निकल होता है इसे हम लोग कहते हैं केंद्रीय, एक धातु है लेकिन उस धातु क्या कहेंगे, केंद्रीय धातु, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, ध्यान रखना है। नहीं, तो यहां से हम लोग का जो निकल है, यहां से जो हम लोग का निकल है उसे केंद्रीय धातु क्यों कह रहे हैं, नहीं, क्योंकि इस फॉर्मूला में, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में निकल कहाँ है बाबू, फैलाने पर बीचों बीच उपस्थित है। इसीलिए यहाँ पर जो हम लोग एक मेटल लिख रहे थे कि यहाँ पर देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक मेटल रहता है, नहीं, तो ये मेटल को जनरली देखोगे बुक में तो क्या लिखा रहता है, सेंट्रल एटम। नहीं, इसको लिखा रहता है सेंट्रल एटम या सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम या आयन, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको सेंट्रल मेटल कहते हैं। आप कोई पूछता है क्यों सेंट्रल मेटल कहते हैं, तो इसका फिगर भाई फैला के लिख लो। नहीं, जैसे ही फिगर फैला के लिखोगे तो निकल तुम्हारा बीचों बीच दिखाई देगा और जो लिगांड होंगे वो हम लोग को चारों तरफ से इसको घेरे रहते हैं। नहीं, ये ध्यान रखना है। तो इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम। चलो, और ये जो सीओ हैं, इन सीओ को हम लोग क्या कहते हैं, लिगंड। ये जो सीओ हैं हमारे, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, लिगंड कहते हैं। ये भी समझ में आ रहा है। नहीं, अब हम लोग देखें अगर, तो ये जो सीओ से एक लाइन खींचा गया है इधर की तरफ, तीर का डायरेक्शन इधर है। नहीं, तो ये जो हम लोग यहाँ पे खींचे हुए निकल और कार्बोनिल ग्रुप के बीच में एक बॉन्ड बनाया गया है। अब ये जो बॉन्ड तुमको दिखाई दे रहा है, इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको हिंदी में कहें तो कहा जाता है उप सहसंयोजन आबंध, उप सहसंयोजन आबंध, ध्यान रखना है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो कि आप केमिकल बॉन्डिंग में क्लास 11 में पढ़ते हैं, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका जो है निकल और सीओ के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चलो, निकल को हम लोग क्या बोलेंगे, केंद्रीय धातु, ये केंद्रीय धातु है। नहीं, और ये जो सीओ है हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, ये क्या है, तो ये लिगंड है। नहीं, अब कोई पूछता है कि ये जो हम लोग का निकल यानी कि केंद्रीय धातु और लिगंड के बीच में जो बॉन्ड उपस्थित है वो कौन सा बॉन्ड उपस्थित है बाबू, तो वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, उप सहसंयोजन आबंध, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो अभी तक हम लोग क्या समझे कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, नहीं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का अगर कोई फॉर्मूला दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोई फॉर्मूला दिया हुआ है, तो उस फॉर्मूला में जो भाग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है उसे संकुल भाग या संकुल आयन कह सकते हैं, ठीक है। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कौन रहता है, तो हम बोले कि एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोगों का एक मेटल रहता है। नहीं, और उस मेटल के साथ जो स्पेसीज उपस्थित रहते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, लिगंड कहते हैं। ये भी समझ में आ गया। अब हम लोग को देखा गया तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया गया और उसको फैला के लिखा गया। जब फैला के लिखा गया तो ऐसा पता चलता है कि जो एक मेटल है, नहीं, वो स्ट्रक्चर में बीचों बीच उपस्थित रहता है। तो उस एक मेटल को हम लोग क्या कहेंगे, केंद्रीय धातु, क्या कहेंगे उसे, केंद्रीय धातु, परमाणु या आयन, ठीक है। तो केंद्रीय धातु क्यों कह रहे हैं, ये फिगर से ही स्पष्ट हो रहा है, ठीक है। और जो लिगंड हैं, नहीं, वो केंद्रीय धातु के चारों तरफ फैले रहते हैं,
केंद्रीय धातु के चारों तरफ क्या होते हैं, केंद्रीय धातु के चारों तरफ फैले रहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या दिखाई दे रहा है कि केंद्रीय धातु और लिगंड के बीच में कौन सा बॉन्ड उपस्थित है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड उपस्थित है, उप संयोजन आबंध उपस्थित है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इतनी बातें हम लोग समझे। चलो अब हम लोग को देखा जाए तो ये हमारा है क्या, अगर NiCO4 को देखें तो ये हमारा है क्या, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये हमारा जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, संकुल यौगिक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ध्यान रखना है। और इसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। तो इस तरह के जो कंपाउंड हैं, ये जो कंपाउंड है हमारे स्क्वायर ब्रैकेट वाले, इनको पहले कहा जाता था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, नहीं, लेकिन बाद में इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम चेंज कर कर कहा गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्यों इनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को क्यों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जाता है, तो आपको फिगर से स्पष्ट हो जाएगा। नहीं, आप देख लो कि निकल और CO के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है, उस बॉन्ड का नाम क्या दिया गया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ध्यान रखना है। तो कोई भी जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उसमें मेटल, सेंट्रल मेटल और लिगंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड उपस्थित रहता है, नहीं, इसी कारण से इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। कोई पूछता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल और लिगंड के बॉन्ड को जब स्टडी किया गया तो ऐसा शुरू में पाया गया कि मेटल और लिगंड के बीच में कौन सा बॉन्ड उपस्थित है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसी आधार पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहा गया, ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की उपस्थिति के कारण। ठीक है, तो मेरे होप से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखो तो क्या लिखा हुआ है, लिगंड तथा केंद्रीय धातु के बीच उप सहसंयोजन आबंध उपस्थित रहते हैं। इसी कारण से संकुल यौगिकों को उप सहसंयोजन यौगिक भी कहते हैं। इसी कारण से संकुल यौगिकों को उप सहसंयोजन यौगिक भी कहते हैं। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगले पॉइंट पे आ जाइए। संकुल यौगिक फिर से आ गया, संकुल यौगिक यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो शुरू में देखा जाए तो शुरू में हम लोग को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का डेफिनेशन क्या दिया गया, शुरू में हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का डेफिनेशन दिया गया, जो सबसे पहले हम लोग पढ़े उसमें डेफिनेशन दिया गया कि संकुल यौगिक किसे कहते हैं, तो कहा गया कि वैसे यौगिक जिसके पास संकुल भाग या संकुल आयन उपस्थित रहता है उसी यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं, उसी यौगिक को हम लोग कहते हैं संकुल यौगिक कहते हैं, ऐसा कहा गया। नहीं, अब संकुल भाग क्या है वो भी हम लोग समझ गए कि संकुल भाग में एक केंद्रीय धातु होता है, लिगंड होता है, और केंद्रीय धातु और लिगंड के बीच में उप संयोजन आबंध यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड उपस्थित रहता है। ये भी हम लोग नेचर समझ गए। अब यहाँ से अगर देखें हम लोग, नहीं तो वही प्रॉपर्टीज को लेकर अब एक नया डेफिनेशन हम लोग को बनाया गया, जो हम लोग पीछे पढ़े उसी के आधार पर एक नया डेफिनेशन हम लोग को संकुल यौगिक का बनाया गया। ठीक है, देख सकते हो आप, लिख रहा है कि एक ऐसा यौगिक जिसमें एक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन एक निश्चित संख्या में अणुओं या आयनों से उप सहसंयोजन आबंध के द्वारा जुड़ा रहता है, संकुल यौगिक या उप सहसंयोजन यौगिक कहलाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, एक ऐसा यौगिक जिसमें एक केंद्रीय धातु, तो केंद्रीय धातु कौन है बाबू, यहाँ पर निकल, एक केंद्रीय धातु Na लिख दिया। ठीक है, एक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन एक निश्चित संख्या में अणुओं या आयनों से, तो यहाँ पर हमारे पास मेटल के अलावा कौन है, CO, तो यही इसी को बोल रहा है अणु या आयन, यानी यहाँ निकल के साथ अणु भी सकता है, आयन सकता है। ठीक है, वो तो आगे आएगा। तो यहाँ पर अणुओं या आयनों से क्या होता है बाबू, घिरा रहता है। ये हमारा आ गया CO, ये हमारा आ गया CO, ये हमारा आ गया CO। नहीं, चलो फिर से पढ़ते हैं। एक ऐसा यौगिक जिसमें एक केंद्रीय धातु एक निश्चित संख्या में अणुओं या आयनों से उप सहसंयोजन आबंध के द्वारा जुड़ा रहता है। ये हो गया केंद्रीय धातु परमाणु, नहीं ये हो गए हमारे अणु या आयन, और केंद्रीय धातु
किस बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो उप सहसंयोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। ध्यान रखना है, एक निश्चित संख्या में अणुओं या आयनों से उप सहसंयोजन आबंध के द्वारा जुड़ा रहता है। नहीं तो यही जो हम लोग का यौगिक होता है, इसी यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछता है, नहीं तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का डेफिनेशन ये आपका ज्यादा बेटर है। नहीं, इस डेफिनेशन को आप यहां पर लिख सकते हो, ध्यान रखना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। हम लोग को देखा जाए तो यहाँ लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, नहीं यानी संकुल यौगिकों के प्रकार। ठीक है, चलो देखते हैं। संकुल यौगिकों के प्रकार देखें तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखा है बाबू, लिखा हुआ है धन आवेशित संकुल यौगिक। चलो बड़ा आसान है, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, नहीं संकुल यौगिकों के प्रकार। तो एक है धन आवेशित संकुल यौगिक, एक है आपका ऋण आवेशित संकुल यौगिक, और एक है आपका उदासीन संकुल यौगिक। तीन तरह के हैं। इसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है धन आवेशित संकुल यौगिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, केटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ऋण आवेशित को एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, नहीं, और उदासीन को न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, तो हम लोग को देखें अगर तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को तीन भागों में बांटा गया है। नहीं, ऐसा लग रहा है कि आवेश के आधार पर बांटा गया है। कुछ ऐसे हैं जिन पर धन आवेश होता है, कुछ ऐसे हैं जिन पर ऋण आवेश होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिन पे उदासीन होते हैं, जिन पे कोई भी आवेश नहीं होता है। तो ये आवेश कहाँ होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट पर, उसी के आधार पर ये डिसाइड किया गया है। चलो देखते हैं। फिलहाल अभी क्या समझ में आया कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तीन प्रकार के हैं, धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन। ठीक, अगले पॉइंट पे आ जाओ। अब देखो तो धन आवेशित संकुल यौगिक कैसे पहचानेंगे, धन आवेशित कौन है, ऋण आवेशित कौन है, उदासीन कौन है। बहुत इजी है, टू इजी है, ध्यान रखना है। जैसे मान लो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है, अब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को तुम पानी में डाल दो, H2O में डाल दो। अब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जब तुम पानी में डालोगे तो जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला भाग है ये नहीं टूटता है, नहीं, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला भाग है ये इससे अलग हो जाएगा। लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट में अब कॉपर NH3 अलग अलग नहीं होंगे, लेकिन SO4 अलग हो जाएगा। तो इसको तोड़ के देखो, नहीं तो ये क्या है, CuNH3 का होल 4। देखो तो हम लिख रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट CuNH3 का होल 4, ये एक साथ हो जाएगा, और SO4 क्या होगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के कण एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला कण है वो स्क्वायर ब्रैकेट से अलग हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों पे हमको चार्ज बैठाना है। तो सल्फेट आयन, बहुत बच्चे हैं जिनको याद रहता है सल्फेट आयन पे चार्ज कितना होता है, 2-, तो SO4 पर 2-, नहीं, अब इस पर अगर 2- है तो इसको न्यूट्रल करने के लिए इस पर कितना प्लस चार्ज होगा, 2+ चार्ज होगा। फैक्ट बात है, नहीं, क्योंकि आप देख लो ये आपका उदासीन यौगिक दिख रहा है, पूरा का पूरा क्या है, ये उदासीन यौगिक है। नहीं, अब इसको जब पानी में डाले तब ना मालूम चल रहा है कि पानी में डालने पर, नहीं, SO4 अलग हो गया और स्क्वायर ब्रैकेट वाला भाग अलग हो गया। तो SO4 पे चार्ज कितना होता है, तो SO4 सल्फेट आयन है, उस पर तो 2- चार्ज होता है। नहीं, ध्यान रखना है। तो अगर इस पर 2- चार्ज है तो न्यूट्रल होने के लिए इस पर कितना चार्ज होना चाहिए, 2+ चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ जो ये कॉम्प्लेक्स पार्ट आया, इस कॉम्प्लेक्स पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज है। इस कॉम्प्लेक्स पार्ट पर क्या चार्ज है बाबू, पॉजिटिव चार्ज है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में यदि कॉम्प्लेक्स पार्ट पर, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया, नहीं, तोड़ने के बाद ये आ गया हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट पर अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, धन आवेश उपस्थित है, नहीं, तो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, ये पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे, धन आवेशित संकुल यौगिक। ध्यान रखना है। नहीं, तो ये जो संकुल यौगिक है इसको धन आवेशित क्यों कहे, क्योंकि इसके स्क्वायर ब्रैकेट पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हुआ। ठीक है, सिंपल है। जैसे इसको तोड़ के देखो तो यहाँ पर अगर इसको हम लोग H2O में डालते हैं, पानी में डालते हैं, तो क्या होगा बाबू, AgNH3 का होल 2। तोड़ो इसको, यहाँ पर हम लोग का आ गया AgNH3 का होल 2। स्क्वायर ब्रैकेट वाला भाग जैसा है वैसा उतारना है, इस पर कोई चार्ज नहीं। और 2 क्लोरीन है तो 2 तो अलग हो जाएंगे, 2Cl। क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है, -1। तो ये 2 तो क्लोरीन से भी गुना होता है और 2- से भी गुना होता है, तो यहाँ पर 2- है, तो इस पर कितना प्लस होगा, 2+ होगा। ध्यान रखना है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला भाग है उस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो निश्चित रूप से ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड धन आवेशित संकुल यौगिक का एग्जाम्पल होगा। चलो, ऋण आवेशित संकुल यौगिक जस्ट वैसा ही है बाबू, तोड़ के देख लो अब इसको।
नहीं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है K4 और ये क्या है Fe6। तो स्क्वायर ब्रैकेट वाला भाग तो जैसा है वैसा उतारना है। ये पोटासियम को है 4 गो, तो इन चारों को पहले लिखो 4K+। H2O में डालने के बाद ये टूट जाएगा 4K+, और स्क्वायर ब्रैकेट वाला भाग जैसा है वैसा हो जाएगा Fe6। अब इस पर चार्ज कितना आएगा तो इससे पकड़ो, 4 पोटासियम से भी गुना है और 4+ से भी गुना है, तो यहाँ पर 4+ है, तो यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए 4- होगा। नहीं, तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, इस कॉम्प्लेक्स पार्ट पर कौन सा चार्ज आ गया, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ गया। तो जब कॉम्प्लेक्स पार्ट पर निगेटिव चार्ज आ जाए, नहीं तो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को क्या कहिएगा, ऋण आवेशित संकुल यौगिक। ठीक है, सेम है, जिसको तोड़िए K2HgI4, तो क्या टूटेगा बाबू, 2 पोटासियम है तो 2K+ होगा। K2HgI4 तो 2K+ अलग हो गया। अब HgI4 को लिखो, नहीं तो HgI4 जैसा है वैसा उतार दो, HgI4 ब्रैकेट क्लोज्ड। नहीं, अब इस पर प्लस चार्ज है, 2+ है, तो इस पर कितना होगा, 2- चार्ज होगा, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी निगेटिव चार्ज है, नहीं तो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारा होगा, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, ऋण आवेशित संकुल यौगिक, ध्यान रखना है। तो बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पे आइए। अब हमको लिख रहा है उदासीन संकुल यौगिक, तो देखो तो NiCO4, तो क्या स्क्वायर ब्रैकेट दिया हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट के इधर भी कोई स्पेसिस नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में भी कोई नहीं है और पहले भी कोई नहीं है। तो अगर हम इसको पानी में डालते हैं, H2O में डालेंगे, तो H2O में डालने पर आपको अभी बताया गया कि स्क्वायर ब्रैकेट के कण अलग अलग नहीं होते हैं, तो ये तो जैसा है वैसा ही रह जाएगा। इस पर ना कोई प्लस आएगा ना कोई माइनस आएगा, नहीं तो ये क्या होगा, उदासीन होगा। ध्यान रखना है, हम लोग FeCO का होल 5 लिखते हैं, इसको अगर हम लोग पानी में डालते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में भी कोई नहीं है, पहले भी कोई नहीं है, और स्क्वायर ब्रैकेट के कण तो अलग होते ही नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, इनकी एक खासियत है। तो FeCO का होल 5 जो है वो तो बिल्कुल जैसा था वैसा उतर जाएगा, ध्यान रखना है। अगर आप इसको देखते हो, इसको हम लोग H2O में डालते हैं, नहीं तो यहाँ भी तो सब कुछ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही है, नहीं तो ये भी बिल्कुल वैसे ही उतर जाएगा आपका CONH3 का होल 3, और यहाँ पर आपका आ जाएगा Cl3, ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि पानी में डालने के बाद इन लोगों पर कोई भी स्क्वायर ब्रैकेट पे चार्ज नहीं आ रहा है। तो जब कोई चार्ज नहीं आए तो क्या होंगे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उदासीन संकुल यौगिक कहलाएंगे। नहीं तो कुछ संकुल यौगिक ऐसे भी हैं जिसमें सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट एग्जिस्ट करता है, स्क्वायर ब्रैकेट के पहले या स्क्वायर ब्रैकेट के बाद कोई भी आयन नहीं पाए जाते हैं, ध्यान रखना है। तो जब कोई आयन नहीं पाए जाएंगे तो न्यूट्रल होगा, ध्यान रखना है। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलो अगले पॉइंट पे आ जाए, नहीं दूसरे पॉइंट पर। अच्छा, जितना भी हम लोग एग्जाम्पल लिए पीछे, ध्यान से देखो, यहाँ पर जो हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लो उदासीन का ही ले रहे हैं, तो देखो तो ये निकल क्या है, केंद्रीय धातु, आयरन क्या है, केंद्रीय धातु, कोबाल्ट क्या है, केंद्रीय धातु। तो ये अगर तुम ध्यान दोगे तो ये निकल किस ब्लॉक का है, D ब्लॉक का है। हम जितना भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पर आयरन है, ये किस ब्लॉक का है, D ब्लॉक का है। यहाँ पर कोबाल्ट है, ये किस ब्लॉक का है, D ब्लॉक का है। नहीं, जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिए, इसके पहले भी आ जाओ। यहां पर हम लिए हुए हैं धन आवेशित में, यहां पर कॉपर किस ब्लॉक का है, D ब्लॉक का है। Ag किस ब्लॉक का है, D ब्लॉक का है। नहीं, यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला देखना है, ये हम लोग किस ब्लॉक का है, तो D ब्लॉक का है। Hg मरकरी किस ब्लॉक का है, D ब्लॉक का है। तो दिखाई क्या दे रहा है, जितना भी एग्जाम्पल हम लोग अभी तक ले रहे हैं उन सभी एग्जाम्पल से एक बात निकल के आ रहा है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, और कॉम्प्लेक्स पार्ट में जो मेटल है, कॉम्प्लेक्स पार्ट में जो मेटल है, जैसे यहाँ पर मेटल कौन है, केंद्रीय धातु कौन है, कॉपर, सिल्वर, आयरन, मरकरी, तो ये सभी जो हैं वो किस ब्लॉक के हैं, D ब्लॉक के मेटल हैं। जबकि मेटल तो S ब्लॉक में भी पाया जाता है। नहीं, हम लोग का P ब्लॉक की नहीं बात कर रहे हैं, P ब्लॉक में तो पूरा मिक्सचर रहता है, थोड़ा सा मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड सब रहते हैं, तो हम इस ब्लॉक से कंपेयर कर रहे हैं। तो देखो तो हम जितने भी एग्जाम्पल ले रहे हैं उसमें क्या कहीं सोडियम, पोटासियम, अल्युमिनियम दिख रहा है क्या, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब दिख रहे हैं क्या, ये सब नहीं दिख रहे हैं।
ज्यादातर जितने भी एग्जाम्पल हम लोग को दिख रहे हैं उनमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो धातु उपस्थित है वो धातु किस ब्लॉक का है बाबू? तो डी ब्लॉक का है। नहीं तो यहां से एक पॉइंट हम लोग को दिमाग में आता है, यहां से एक पॉइंट हम लोग के दिमाग में आता है। क्या पॉइंट दिमाग में आता है? कि जनरली हम लोग को क्या ध्यान रखना है, जनरली जो संकुल यौगिक होते हैं, जो संकुल यौगिक होते हैं, उन संकुल यौगिकों का निर्माण किस ब्लॉक के धातु करते हैं? तो डी ब्लॉक के धातु ही मुख्यतः करते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। मुख्यतः यानी कुछ एस ब्लॉक के भी धातु हमको दिखाई देंगे, लेकिन मेनली ज्यादातर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन जो होता है वो किस ब्लॉक के धातुओं के द्वारा होता है? तो डी ब्लॉक के धातुओं के द्वारा ही होता है, ध्यान रखना है। पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है। तो वही बात हम लोग को यहाँ से बताया गया, वही बात यहाँ से हम लोग को लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है कि संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु के रूप में सामान्यतः संक्रमण धातु या डी ब्लॉक के धातु ही उपस्थित रहते हैं, क्योंकि ध्यान रखना है। तो संक्रमण धातु आप समझ ही रहे हो, डी ब्लॉक के धातुओं को संक्रमण धातु भी कहा जाता है। तो वही बोला है कि संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु के रूप में सामान्यतः कौन सा धातु उपस्थित रहता है? किस ब्लॉक का धातु उपस्थित रहता है बाबू? तो डी ब्लॉक का ही धातु उपस्थित रहता है, संक्रमण धातु ही उपस्थित रहते हैं। अब क्यों ऐसा होता है, कारण क्या है? नहीं तो कारण हम लोग इसको डी ब्लॉक में ही पढ़े थे, ध्यान रखना है। नहीं यहां पर देखा जाए तो इनका आकार क्या लिखा हुआ है? इनका आकार छोटा होता है, ठीक है। इनके नाभिकीय आवेश का मान ज्यादा होता है, ठीक है। इनके पास खाली डी उपकक्ष उपस्थित रहते हैं, ठीक है। ये धातु दो तरह की संयोजकता दिखाते हैं। नहीं कौन कौन संयोजकता? तो प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता, ठीक है। अब इसको हम लोग समझ सकते हैं, बारी बारी से पॉइंट्स को समझ लेते हैं। देखो तो सबसे पहला लिखा हुआ है यहाँ पर, हम लोग ध्यान रखना है धातु की बात कर रहे हैं कि कौन सा धातु, किस ब्लॉक का धातु जो है वो किस ब्लॉक का जो धातु है वो संकुल यौगिक बनाता है। तो किस ब्लॉक का धातु संकुल यौगिक बनाता है बाबू? डी ब्लॉक के धातु बनाते हैं। एस ब्लॉक के धातु क्यों नहीं बनाते हैं? तो हम लोग कंपेयर करते हैं। हम लोग यहां से मान लेते हैं एस ब्लॉक, नहीं और यहां से लेते हैं डी ब्लॉक, क्योंकि जनरली एस ब्लॉक और डी ब्लॉक में हमारे धातु होते हैं। पी ब्लॉक के धातु को हम यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि नॉन मेटालिक गुण भी आने लगता है। चलो तो हम लोग यहाँ पर धातु की बात करें तो डी ब्लॉक जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं से शुरू करते हैं। डी ब्लॉक जो है उसमें फर्स्ट एलिमेंट कौन है? स्कैंडियम। एटॉमिक नंबर कितना? 21। चलो अब इसी के सामने वाला एस ब्लॉक का धातु लो। तो अगर हम लोग यहाँ पे आ जाएं तो एस ब्लॉक में स्कैंडियम के पास हम लोग का आता है पोटासियम 19, फिर कैल्शियम 20। नहीं ये आपका होता है 1A में और ये होता है 2A में। इस ब्लॉक में दो होते हैं आपके, एक होता है 1A और एक आपका होता है 2A, ठीक है। तो 1A में पोटासियम है और 2A में कैल्शियम है। अब डी ब्लॉक में पहला एलिमेंट आ गया स्कैंडियम। अब स्कैंडियम, कैल्शियम और पोटासियम की आपको तुलना करनी है, ठीक है। चलो तो हम लोग जानते हैं जनरली कि पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है? हम लोग देखते हैं क्या कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार, परमाणु का आकार घटता है, ध्यान रखना है। परमाणु का आकार क्या होता है? घटता है, ठीक है। नाभिकीय आवेश की बात करते हैं तो देखो तो पोटासियम जो है इसके परमाणु संख्या 19 है। तो परमाणु संख्या 19 है, इसका मतलब हुआ कि इसके पास 19 गो प्लस चार्ज होगा, 19 गो प्रोटॉन होगा, 19 प्लस। इसके पास 20 प्रोटॉन होगा तो 20 प्लस, और इसके पास 21 प्रोटॉन है तो इसके पास 21 प्लस। नहीं तो समझने की कोशिश करो कि ये सभी जो है वो किस पीरियड के हैं बाबू? फोर्थ पीरियड के हैं, ठीक है। तो इसके पास 19 गो प्लस है, कै गो प्लस है? 19 गो प्लस है। और ऑर्बिट कितना होगा इसके पास? 4, 1 2 3 4। का है कि फोर्थ पीरियड का है। नहीं तो फोर्थ पीरियड का मतलब होता है चौथा आवर्त। यहाँ पे हम लोग लिखे थोड़ा ठीक से, फोर्थ पीरियड, ये हम लोगों का है फोर्थ पीरियड का है। तो फोर्थ पीरियड का मतलब चौथा आवर्त, चौथा आवर्त का मतलब फोर्थ और 4 ऑर्बिट। नहीं तो ये सब फोर्थ पीरियड के हैं तो इन सभी के पास ऑर्बिट कितना होगा? 4। तो यहाँ पर 19 प्रोटॉन 4 ऑर्बिट। कैल्शियम के पास
हम लोगों का 20 प्रोटॉन और कितने ऑर्बिट, 4 ऑर्बिट, 1 2 3 4। यहाँ पर 21 प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस में और ऑर्बिट कितने, 4, 1 2 3 4। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पर 19 को प्लस चार्ज मिलके 4 ऑर्बिट को खींच रहा है, 19 को प्लस चार्ज 4 ऑर्बिट को खींच रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 20 प्लस चार्ज 4 ऑर्बिट को खींच रहा है, यहाँ पर 21 प्लस चार्ज 4 ऑर्बिट को खींच रहा है। तो तुम समझ सकते हो कि यहाँ पर 21 को मिलके 4 को खींच रहा है और यहाँ 19 को मिलकर मात्र 19 को 4 को खींच रहा है। तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है तो यहाँ पर इसके खींचने की क्षमता ज्यादा होगी, नहीं यहाँ पर आकर्षण बल क्या होगा, ज्यादा होगा। आकर्षण बल क्या होगा बाबू, ज्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पर आकर्षण बल इनके सापेक्ष में यहाँ पर आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। आकर्षण बल कम होगा क्योंकि यहाँ 19 मिलके 4 को खींच रहे हैं और यहाँ पर 21 मिलके 4 को खींच रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे 19 आदमी है 4 को खींचने वाला, यहाँ पर 21 आदमी हो गया, 2 आदमी बढ़ गया, काम उतने कर रहा है, नहीं तो यहाँ पर आकर्षण क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये ज्यादा ताकत से खींचेंगे तो यहाँ एटम ज्यादा सिकुड़ेंगे, नहीं जब एटम ज्यादा सिकुड़ेंगे तो इसका आकार क्या होगा, छोटा होगा, नहीं इसका आकार क्या होगा, बड़ा होगा, नहीं तो वही हम लोग को लिखा गया कि बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु का आकार क्या होता है, घटता है, नहीं तो यहाँ पर सबसे छोटा हम लोग कौन होगा, इन तीनों में अगर देखा जाए तो स्कैंडियम क्या होगा आपका, छोटा होगा। हम इसको लिखते हैं कि ये क्या होगा हमारा, इन तीनों कंपेयर कर रहे हैं तो क्या होगा, छोटा होगा। पोटासियम हमारा क्या होगा, तो बड़ा होगा, ध्यान रखना है, नहीं तो स्कैंडियम छोटा और पोटासियम आपका क्या हो गया, बड़ा हो गया। ये समझ में आ गया, ठीक है। यानी कि एस ब्लॉक के धातुओं के सापेक्ष में डी ब्लॉक के धातुओं का आकार क्या होता है बाबू, छोटा होता है। एस ब्लॉक के धातुओं के सापेक्ष में डी ब्लॉक के धातुओं का आकार क्या होता है, छोटा होता है। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश, नहीं जो डी ब्लॉक के धातु हैं उनका नाभिकीय आवेश क्या होता है, ज्यादा होता है, नहीं इनका नाभिकीय आवेश क्या होता है, कम होता है। अब सवाल उठता है कि ठीक है इनका आकार छोटा है इनका आकार बड़ा है तो इससे क्या हो जाता है, ये क्यों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं और ये लोग क्यों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनाते हैं, ये सवाल उठता है। तो सोचो हम लोग बता रहे थे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं, इसमें मेटल होते हैं और क्या होते हैं, लिगांड होते हैं, नहीं मेटल और लिगंड होते हैं। और मेटल और लिगंड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है बाबू, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नहीं अब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तुम ध्यान से अगर देखोगे तो तुमको क्या दिखाई देगा, ये जो तीर का डायरेक्शन है वो तुमको लिगंड से मेटल की तरफ गया है, यानी ऐसा लग रहा है कि लिगंड जो है वो मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लिगंड मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो मेटल जो हो गया वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये क्या है, एक्सेप्टर, ये एक्सेप्टर है। और जो लिगंड है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डोनर, ठीक है। मेटल इलेक्ट्रॉन ले रहा है और लिगंड इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देख रहे हो। नॉर्मल कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है, नॉर्मल कंपाउंड में जनरली धातु इलेक्ट्रॉन देते हैं और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की कहानी उल्टी है। ये भी एक प्रॉपर्टी है भाई, ध्यान रखना है। नहीं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो हैं इनमें उल्टी गंगा बह रही है, ध्यान रखना है। नॉर्मल कंपाउंड में मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को पूछे तो उल्टा बताना है। यहाँ पर जो लिगंड है वो जनरली क्या होते हैं, नॉन मेटल, नहीं तो यहाँ नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं और मेटल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो तो मेटल हो गए एक्सेप्टर, लिगंड हो गए डोनर, समझ में आ गया। अब देखा जाए तो इसका मतलब हुआ कि जो मेटल यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, नहीं जिसको एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, जिसका इलेक्ट्रॉन खींचने का क्षमता ज्यादा होना चाहिए, मेटल का इलेक्ट्रॉन खींचने का क्षमता ज्यादा होना चाहिए, तभी वो मेटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर पाएगा, नहीं तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। ये हम लोग को ध्यान रखना है। नहीं तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन कौन खींच सकता है, कौन सा ऐसा मेटल है जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच सकता है, नहीं तो मेटल में हमारे पास एस ब्लॉक के मेटल हैं और हमारे पास डी ब्लॉक के मेटल हैं। एस ब्लॉक के धातु बड़े होते हैं, डी ब्लॉक के धातु छोटे होते हैं, नहीं तो डी ब्लॉक के धातु अगर छोटे होते हैं बाबू, नहीं तो छोटे एटम में, छोटे एटम जो होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है, नहीं तो इस ब्लॉक के सापेक्ष में जो डी ब्लॉक के धातु हैं वो आसानी से लिगांड से इलेक्ट्रॉन खींच सकते हैं, ध्यान रखना है, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ध्यान रखना है।
साथ साथ बात कर रहा है नाभिकीय आवेश की। आप देखो तो इसका 19, इसका 20, इसका 21, यहाँ 21 को प्लस चार्ज है। नहीं, यहाँ पर प्लस चार्ज की संख्या क्या है बाबू, ज्यादा है। तो अगर प्लस चार्ज की संख्या ज्यादा है तो यहाँ पर ये जो मेटल है इस पर अगर नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा तो वो लिगांड के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ताकत से खींच पाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, जैसे यहाँ पर कोई हम बड़ा मेटल ले लें, ये हम लोग का हो गया बड़ा, और कोई आप छोटा ले लिए, के पास भी उतना ही है, इसमें 1 2 3 आप और एक 4 ऑर्बिट मान लो खींच दिए, ये वाला हो गया। और इसके बाद देख लो हम लोग का 1 2 3 और 4, इसके पास भी 4 ऑर्बिट है, इसके पास भी 4 ऑर्बिट है, दोनों के पास ऑर्बिट 4 ही है। नहीं, लेकिन ये छोटा है, ये बड़ा है। नहीं, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने के लिए आता है तो उस इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा, ये वाला एटम खींचेगा कि ये वाला एटम खींचेगा? तो ये वाला एटम खींचेगा, क्योंकि यहाँ पर नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम होगी तो आकर्षण यहाँ पर ज्यादा होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी ये ज्यादा हो जाएगी, जब दूरी ज्यादा होगी तो आकर्षण यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। नहीं, तो इसलिए ये वाला एटम सही है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए, ये वाला एटम सही नहीं है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि हमको एक ऐसा मेटल चाहिए जो लिगांड से इलेक्ट्रॉन को खींच सके। तो लिगांड से इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए एटम का साइज छोटा होना चाहिए, एटम का नाभिकीय आवेश ज्यादा होना चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा। ठीक है, तो ये बात पहले आपको समझ में आना चाहिए। नहीं कि हम लोगों के जो डी ब्लॉक के धातु होते हैं इनका आकार छोटा होता है, इनका नाभिकीय आवेश ज्यादा होता है, इसलिए ये लिगांड के इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच सकते हैं। हमको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए ऐसा ही मेटल चाहिए जो लिगांड के इलेक्ट्रॉन को खींच सके, जिसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा हो। तो जनरली इस ब्लॉक के जो धातु होते हैं उनकी तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता ज्यादा होती है, उनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता कम होती है। इसीलिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन में इस ब्लॉक के धातुओं का उपयोग नहीं किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? डी ब्लॉक के धातुओं का उपयोग किया जाता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए, तो ये समझ में आ गया कि डी ब्लॉक के धातुओं का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं। एक और कारण है, ऐसा कहा जाता है, जैसे मान लो स्कैंडियम हम लिखते हैं, स्कैंडियम, तो आप स्कैंडियम लिखते हो एटॉमिक नंबर 21, नहीं आप इसका लिखते हो कॉन्फ़िगरेशन 4s2 और 3d1, नहीं तो आप देखो तो 4s और 3d1 हम लोग लिखते हैं। तो मान लो यहाँ पर पहले 3d का फोटो बनाते हैं, 1 2 3 4, डी में 1 इलेक्ट्रॉन और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, खाली डी उपकक्ष है ना? नहीं, इसके पास वैकेंट, वैकेंट मतलब क्या होता है बाबू? खाली। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हैं, वैकेंट ऑर्बिटल हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम लोग कैल्शियम की ही बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 20, तो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन हम लिख रहे हैं 4s2, तो 4s का डब्बा बना दिए, इलेक्ट्रॉन इसमें कितने आ गए? 2। तो क्या डिफरेंस होता है? इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल एब्सेंस रहते हैं, एब्सेंट है, इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं रहते हैं, जबकि जो डी ब्लॉक के ज्यादातर धातु हैं इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट रहते हैं। तो यहां पर देखो तो लिगांड जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नहीं तो लिगांड मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो जिस मेटल के पास इलेक्ट्रॉन रखने के लिए खाली जगह उपस्थित रहेगा, जिस मेटल के पास इलेक्ट्रॉन रखने के लिए खाली जगह उपस्थित रहेगा, वही मेटल न लिगांड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा बाबू, ध्यान रखना है। नहीं तो क्या समझ में आ रहा है कि जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो डी ब्लॉक के धातु होते हैं उनके पास खाली कक्षक उपस्थित रहते हैं, इसलिए जब लिगांड उनको इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए उनके पास जगह उपलब्ध रहता है। लेकिन ऐसा इस ब्लॉक के धातुओं में नहीं होता है, ध्यान रखना। इस ब्लॉक के धातुओं में कहीं वैकेंट ऑर्बिटल मिलेगा, कभी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं मिलेगा, लेकिन डी ब्लॉक के केस में वैकेंट ऑर्बिटल मिलने की संभावना ज्यादा होती है। वो लिगांड के इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच भी लेते हैं, नहीं खींचकर अपने पास रख भी सकते हैं क्योंकि खाली जगह है, नहीं ध्यान रखना है। छोटे हैं, नाभिकीय आवेश ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन खींचकर रखने का जगह है, नहीं तो सब गुण डी ब्लॉक के धातुओं में दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला नहीं, इसीलिए डी ब्लॉक के जो धातु होते हैं वो लोग ही क्या बनाते हैं? संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक और लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है हम लोगों को, आप पढ़िएगा तो ऐसा लिखा जाता है कि डी ब्लॉक के जो धातु हैं, ये समझ में आ गया कि इनका आकार छोटा होता है। कोई पूछता है कि डी ब्लॉक के धातु संकुल यौगिकों का निर्माण क्यों करते हैं, तो क्या बताना है? इनका आकार छोटा होता है, इनके नाभिकीय आवेश का मान ज्यादा होता है, आकार छोटा है, नाभिकीय आवेश का मान ज्यादा है, इसीलिए वो लिगांड के इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच सकते हैं। नहीं
इनके पास खाली ड्यूब कक्ष उपस्थित होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन खींच कर, ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन को बुला लिए उनको रखने का जगह नहीं है, नहीं होता है। घर पे मेहमान को बुला लिए मेहमान को बैठाने का सुलाने का जगह है नहीं है, नहीं तो गड़बड़ है। डी ब्लॉक के धातु जो है इनके बुलाने की भी क्षमता ज्यादा है और बुलाकर सेवा करने की भी क्षमता इनकी ज्यादा है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो फिर क्या लिख रहा है हम लोग देखें यहां से, तो लिख रहा है ये धातु दो तरह की संयोजकता दिखाते हैं, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता, ध्यान रखना है। यानी प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, ये भी एक स्पेशल गुण है जिसको हम लोग आगे डिटेल करेंगे, ध्यान रखना है। ये गुण भी एस ब्लॉक के धातुओं में नहीं पाया जाता है कि डी ब्लॉक के धातु प्राइमरी वैलेंसी भी शो करते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी भी शो करते हैं। जैसे अगर आप जानते होंगे, थोड़ा बहुत हम लोग समझ सकते हैं कि जनरली देखिएगा तो एस ब्लॉक के धातु जो होते हैं उनके बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन ही अभिक्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन डी ब्लॉक के धातुओं की खासियत क्या है कि उनके बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन भी अभिक्रिया में भाग लेते हैं, नहीं यानी अल्टीमेट कक्ष के इलेक्ट्रॉन भी अभिक्रिया में भाग लेते हैं और पेन अल्टीमेट कक्ष के इलेक्ट्रॉन भी अभिक्रिया में भाग लेते हैं। यानी 4s के इलेक्ट्रॉन भी भाग लेते हैं और 3d के इलेक्ट्रॉन भी भाग लेते हैं, ध्यान रखना है। अगर हम स्कैंडियम की बात करें तो उसके 4s के इलेक्ट्रॉन भी भाग लेंगे और 3d के इलेक्ट्रॉन भी भाग लेंगे, नहीं तो 2 ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ऐसा डी ब्लॉक के केस में होता है। लेकिन एस ब्लॉक के केस में जनरली बाहरी कक्ष के ही इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया में भाग लेते हैं। नहीं तो नहीं होता है कि आपके घर पे कोई मेहमान आया, आप मेहमान को बुला लिए, नहीं अब जो बुलाया है खाली वही सेवा कर रहा है, ठीक है, वही खाली सेवा कर रहा है, बाकी लोग मुंह बना रहे हैं, ठीक है। जबकि डी ब्लॉक के केस में क्या है कि कोई भी बुलाए, बाहर वाले भी सेवा कर रहे हैं, जो घर के अंदर लोग हैं वो लोग भी सेवा कर रहे हैं, ध्यान रखना है। तो लिगांड किसके पास जाना चाहेगा, नहीं जहां पर जो बुलाया वो भी सेवा कर रहा है और जो अंदर वाले लोग हैं वो लोग भी सेवा कर रहे हैं, ठीक है। तो इस कारण से हम लोग को ध्यान रखना है। तो डी ब्लॉक की खासियत क्या है, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता, वो 2 तरह की वैलेंसी दिखाता है, ध्यान रखना है। यानी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन भी लिगांड को पसंद करते हैं, नहीं और अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन लिगांड को पसंद करते हैं, ऐसे थोड़ा बोलना नहीं चाहेंगे, मतलब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भी आबंध बना सकते हैं और जो अंदर वाले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन हैं वो भी बॉन्ड बना सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिगांड का अट्रैक्शन ज्यादा किसके तरफ होगा, लिगांड का अट्रैक्शन ज्यादा किसके तरफ होगा, डी ब्लॉक के धातुओं की तरफ होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जनरली डी ब्लॉक के धातुओं का ही उपयोग संकुल यौगिकों के निर्माण में किया जाता है, नहीं इस ब्लॉक के धातुओं का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो अगले पॉइंट पे आए। ये क्या लिख रहा है, जो अभी हम लोग समझाए थे वही लिखा हुआ है। लिख रहा हुआ कि संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु लेविस एसिड की तरह तथा लिगांड लेविस बेस की तरह व्यवहार दिखाते हैं। देखो तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है, मेटल होता है और लिगांड होता है। जो लिगांड होते हैं, नहीं ये इलेक्ट्रॉन देते हैं यानी कि डोनर हैं, नहीं और जो मेटल हैं वो क्या है, एक्सेप्टर है, मेटल एक्सेप्टर है। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उसे हम लोग लेविस बेस कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, लेविस बेस कहते हैं, ध्यान रखना। और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसे हम लोग लेविस एसिड कहते हैं, ध्यान रखना होगा। तो ये आपका हो जाएगा लेविस बेस और ये आपका हो जाएगा लेविस एसिड, ध्यान रखना है। तो कोई भी पूछता है नहीं, जबकि जनरली नॉर्मल कंपाउंड में इसका उल्टा होता है, मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो हो जाते हैं बेस, और जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो वो होते हैं एसिड। लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बाबू उल्टा है, ध्यान रखना है। नहीं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो लिगेंड हैं वो डोनर हैं और जो डोनर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बेस, ठीक है। तो ये लेविस बेस होंगे और जो मेटल होंगे वो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, अपने पास रखते हैं, नहीं तो ये क्या हो गया, एक्सेप्टर, और जो एक्सेप्टर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, लेविस एसिड। तो वही बात हम लोग को लिखा हुआ है, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पे आ जाए। हम लोग को लिख रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु होते हैं। तो संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु कौन होते हैं, संक्रमण धातु। सही है भाई, क्योंकि संक्रमण धातु कौन है, डी ब्लॉक के धातु, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। फिर बोल रहा है एस ब्लॉक के धातु, एस ब्लॉक के धातु नाम मात्र के होते हैं, बहुत कम। फिर सी बोल रहा है दोनों, तो ऑप्शन तो होगा दोनों, ध्यान रखना है। क्योंकि कुछ ऐसे भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं जिनमें एस ब्लॉक के धातु जो हैं वो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ज्यादातर ठीक है कि ज्यादातर संक्रमण धातु, ज्यादातर डी ब्लॉक के धातु ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ
इस ब्लॉक के धातु हैं जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन में हम लोग ए बी नहीं करेंगे, दोनों ए और बी जो होगा वो दोनों हम लोग का हो सकता है कि चलो भाई कम ही बनाता है लेकिन बनाता तो है ना, ठीक है, जीरो नहीं है। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। यहां से तुम आओगे तो कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखे गए हैं, जैसे हेमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। और इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम लोगों का कौन रहता है केंद्रीय धातु के रूप में? आयरन। तो आयरन किस ब्लॉक का है भाई? डी ब्लॉक का। आयरन किस ब्लॉक का है? तो डी ब्लॉक का है, देख लो। फिर विटामिन B12, नहीं जनरली विटामिन B12 हम लोग खाते हैं नहीं, जब विटामिन की कमी हमारे बॉडी में होती है तो ध्यान रखना है। तो उसमें जो सेंट्रल मेटल रहता है, केंद्रीय धातु होता है, वो कौन सा है? कोबाल्ट, ध्यान रखना है। तो विटामिन B12 जो है ये कोबाल्ट का संकुल यौगिक है, ध्यान रखना है। फिर क्लोरोफिल जो पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, उसमें हम लोग कौन है? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम किस ब्लॉक का है? इस ब्लॉक का है। देखो वही हम लोग बोल रहे थे कि ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन इस ब्लॉक के धातु नहीं करते हैं, लेकिन उनकी मात्रा बहुत कम है। वैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की संख्या बहुत कम है जिसमें इस ब्लॉक के धातु उपस्थित रहते हैं, ध्यान रखना है। फिर यहाँ से दिया हुआ है हम लोग का विल्किंसन कैटलिस्ट। तो विल्किंसन कैटलिस्ट में कौन है? रोडियम है, नहीं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम लोग का रोडियम है, RH, ठीक है। तो विल्किंसन ये भी हम लोग किस ब्लॉक का है? डी ब्लॉक का है, ध्यान रखना है। तो देख लो डी ब्लॉक डी ब्लॉक डी ब्लॉक, आइएगा एस ब्लॉक। अरे यार चलिए, तो यहाँ से हम लोग का थोड़ा सा कैमरा हम लोग का मार दे रहा है धोखा, नहीं लेकिन हम लोग समझ गए। तो यहाँ से ओवरऑल आज का टॉपिक हम लोग खत्म हो गया, नहीं। कौन कौन से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कौन कौन से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कौन कौन से केंद्रीय धातु होंगे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। हेमोग्लोबिन में कौन होगा? आयरन। विटामिन B12 में केंद्रीय धातु कौन है? कोबाल्ट। क्लोरोफिल में कौन है? मैग्नीशियम। और विल्किंसन कैटलिस्ट में कौन है? रोडियम है, ठीक है। तो आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब अगले क्लास में हम लोग और डिटेल करेंगे, नहीं क्योंकि बार बार हम लिगंड यूज कर रहे हैं भाई। लिगंड क्या है? टाइप्स ऑफ लिगंड क्या है, नहीं इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कौन से स्पेसीज लिगंड हो सकते हैं, इनके बारे में हम लोग डिटेलिंग करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो अभी बहुत सारा डिटेलिंग हम लोग करना है, उसी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ओके।